नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं न्यूज रूम। हमारे साथ हैं वरिष्ठ संवाददाता रवि जी। रवि जी, जैसा कि योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि यूपी में रोजगार की बहार छाई है, चारों तरफ खुशहाली है, रामराज्य है, वहीं कोरोना काल में सबसे ज़्यादा योगी जी ने खुद कहा कि संकट का साथी रहा यूपी परिवहन निगम, यूपी रोडवेज। लोगों को पहुंचाने से लेकर सारा काम यूपी रोडवेज ने किया और उसमें उसके कई कर्मचारियों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। यूपी रोडवेज में नियम है कि मृतक आश्रित के तहत उनको नौकरी मिल सकती है, लेकिन आज पता चला कि यूपी परिवहन निगम के मुख्यालय पर दर्जनों की संख्या में मृतक आश्रित कोटे के युवा युवतियाँ धरने पर बैठे हैं कि उन्हें नौकरी अभी तक नहीं मिली। वो सीएम योगी से गुहार लगा चुके हैं, विभागीय मंत्री दयाशंकर सिंह से गुहार लगा चुके हैं। अब वो थक-हार कर मुख्यालय बैठ गए हैं और उनका कहना है कि जब तक नौकरी नहीं मिलेगी हम नहीं हटेंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए करमवीर, जहाँ यूपी रोडवेज मुख्यालय जहाँ पर इसका भवन है उसके बगल में ही गांधी भवन है। आज तरुण मित्र की भी टीम भी वहाँ पर गई थी, हम लोग गए थे वहाँ पर अपने साथियों के साथ, मीडिया कर्मियों के साथ वहाँ पे, और काफ़ी समय यूपी रोडवेज को कवर कर रहा हूँ। तो एक दहलाने वाली थोड़ी सी वो एक वाक़या समझ में है कि एक महिला थी, शादीशुदा थी और वो मतलब विधवा हो चुकी थी। उसका पति जो है यहाँ पर सेवा प्रबंधन कार्यालय में, जो परिवहन निगम का होता है, वर्कशॉप में, वहाँ पर वो सहायक के बाबू के पद पर था। तो वो करीब 2020 में ख़त्म हो गया किसी तरीके से, जो भी। हाँ, और ऐसे में वो 4 बच्चों की माँ जो है, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि करीब 35-36 साल उसकी उम्र हुई होगी, और जो निराशा जो उसकी आंखों में दिखा परिवार को लेकर, 4 बच्चों के भविष्य को लेकर। गाजीपुर से वो महिला जो तकरीबन 400-500 किलोमीटर दूर यहाँ आके अकेली उस महिला, और उस महिला के साथ तमाम युवक और युवतियाँ वहाँ पे, कोई कासगंज, मथुरा, गोरखपुर, मेरठ, कहाँ से सब आए थे। बड़ा ही हृदय विदारक रहा। और बगल में जो आपसे कहा गांधी भवन, तो गांधी जी की आत्मा भी शायद बगल में जो वहाँ पर वो भी करा रही होगी कि नहीं, कि जिस आंदोलन, जिस देश के सपने को लेकर उन्होंने जो आज़ादी दिलाई, और बार बार पीएम मोदी जी बार बार कहते हैं अपने मन की बात में, युवाओं पर बात करते हैं, सीएम योगी इनको संकट का साथी बताते हैं। लेकिन ऐसे में ये ऐसी अजीबोगरीब परिस्थिति है कि मृतक आश्रित जो परिचालकों, जो परिवहन निगम की सेवा नियमावली है उसके अंतर्गत जो है, ऐसे कोई भी अगर हादसा इस तरह से होता है तो उनको जो है परिचालक के पद तक रखा जाता है। बाकी उसके ऊपर अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड या आयोग उनकी भर्ती करता है। सबसे हास्यास्पद दो स्थिति यहाँ पर मुझे आ रही है कि इसमें स्थिति ये है कि अभी आपने जो कहा कि खाद्य रसद को पहुँचाने से लेकर श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुँचाने में कोरोना काल में यूपी रोडवेज की बसों ने बहुत बड़ा योगदान दिया, और लगातार उसके बाद से सीएम योगी खुद इसको इंटरेस्ट लेते हुए, क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और उनका मानना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा जितनी अधिक प्रदेश की राजधानी सहित गाँव में बढ़ेगा तो उससे सस्ता किराया भी होता है, डग्गा मार बसों पर लगाम भी लगती है, और साथ ही पर्यावरण जो भी संतुलित रहता है। तो ऐसे तमाम चीज़ों को देखते हुए सीएम योगी अपनी तरीके से लगातार जो परिवहन निगम को फंड जारी भी कर रहे हैं और बसों का बेड़ा भी चरणबद्ध तरीके से बसें वहाँ बढ़ रही हैं। लेकिन आलम आज ये स्थिति है कि परिचालकों की भर्ती न होने के कारण करमवीर जी, आज बसें जहाँ तहाँ खड़ी हो जा रही हैं। अब तो स्थिति यह भी सुनने में आ रही है कि अनुबंधित बसों को जो बढ़ाया गया प्राइवेट के बसों को देखते हुए, पैसेंजर की संख्या को देखते हुए, उन अनुबंधित बसों में उन्हीं के परिचालक, उन्हीं के चालक दोनों, तो मतलब पूरी तरीके से उन्हें प्राइवेट हाथों में जो सारी व्यवस्था को दे दिया। उनका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, तो जैसे क्या एक वजह है, क्या परिवहन निगम घाटे में चल रहा है कि भर्तियां नहीं हो रही हैं? और दूसरा उसी से जुड़ा सवाल ये है कि जो ये धरने पे बैठे हैं मृतक आश्रित, तो आप बता रहे हैं वो महिला है, 34-35 साल की है, तो ऐसे धरना करते करते 40 साल की हो जाएगी, उसके बाद नौकरी मिलने का सवाल ही नहीं उठता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या मतलब परिवहन निगम घाटे में है कि योगी जी या विभागीय मंत्री? नहीं, हम अगर फैक्चुअल बात करें, हम ऐसे बात नहीं करेंगे उस पर। दरअसल जो कारपोरेशन की जो संरचना होती है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और तमाम ऐसे चीनी मिल के कारपोरेशन, तो इनकी मॉनिटरिंग जो नियामक संस्था सरकार ने बना रखी है। कारपोरेशन जो होता है एक तरीके से अर्ध सरकारी नियामक संस्था होती है। ये अपना खुद खाते कमाते हैं, बाकी सरकार अपने इंटरेस्ट पे इनको अपना फंड जारी करती है, जो भी होता है, और मंत्री के अधीन में अपना जो कार्य होता है। यहाँ पर ज़्यादातर ऐसे जगहों पर जो सुप्रीम पावर जो होता है वो एमडी के पास होता है, प्रबंध निदेशक होता है। तो ऐसे में जो यहाँ पर जो इनका यह है नियामक संस्था, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो जो नियामक संस्था है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये परिवहन निगम बीते 1 दशक से जो है लगातार ये फायदे में चल रहा है। इसके पहले स्वतंत्र देव सिंह भी थे, उसके बाद इस समय परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी हैं। वो खुद अपने बयानों पे कई बार कह चुके हैं कि हमारा परिवहन निगम को हम घाटे से उबार के जो है इसको हम फायदे में यूपीएसआरटीसी को ला चुके हैं। तो यह सवाल, तो यह प्रश्न तो अपने आप खत्म हो जाता है कि वो घाटे में है, तो ये एक तरफ खत्म हो जाता है। करमवीर जी, दूसरी बात जो आपने कही कि इनको समायोजित किया जाए, और सबसे बड़ा मुद्दा कहने जा रहा हूँ, क्योंकि चर्चा का थोड़ा समय हम लोग का वो सीमित है, कि
सबसे हास्यास्पद स्थिति ये होती है कि अभी 1650 कंडक्टरों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम मुख्यालय से जो है 5-6 जनपदों के लिए, रीजनों के लिए, लखनऊ भी शामिल है, वहाँ पर एक मतलब नोटिस निकाला गया। तो इन परिचालकों की भर्ती जो कोई रिक्रूटिंग एजेंसी करेगी जो शासन द्वारा नामित होगी। सवाल ये होता है कि ऐसे जो नामित एजेंसियाँ होती है, तमाम जो शिकायतें परिवहन निगम में भी आई और शासन स्तर पर मंत्री तक भी आई, प्रमुख सचिव तक भी आई, तमाम ऐसे आई कि ऐसे जो आवेदक, जो बेरोजगार युवक होते हैं, उनको फर्जी तरीके से कुछ लोग मोल्ड कर लेते हैं, उनसे पैसा का धनुगाई कर लेते हैं कि हम तुम्हारी भर्ती करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। तो जब ऑलरेडी आपके पास मृतक आश्रित के रूप में इसमें मौजूदा समय में तकरीबन 1018 ऐसे मृतक आश्रितों की संख्या है जो पढ़े लिखे, जिसमें MBA, PhD, BCom, BSc सारे तरीके से सब काम करने वाले हैं, तो उनको आप क्यों नहीं उसी में जो समायोजित कर लेते हैं? बाहर से या रिक्रूटिंग एजेंसी को हायर करना, उसका खर्चा वहन करना, उसको नामित करना और फिर उसके बाद उसमें फिर वही पेपर लीक की तरह ऐसी एजेंसियों की जो भर्ती प्रक्रिया होती है उसमें तमाम लूपहोल्स होते हैं। तो जब डायरेक्ट आपके पास ऐसे जो मृतक आश्रित हैं, जिनके माता पिता आपके यहाँ परिवहन निगम में काम किए हुए हैं, उनके बच्चे हैं, तो उनके कागज़ पत्र को उनकी समिति बनी हुई है, सेवा जो समिति, तो ऐसे में वो समिति उनको इनरोल करे। और खासकर जो कोरोना काल को, जो आपने जो बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया कि कोरोना काल में CM योगी ने तुरंत ही संकट के साथी का इस शब्द इसका बार बार यूज़ करते हैं वो, और उन्होंने ये स्पष्ट निर्देश दिए थे जो है प्रमुख सचिव प्रशासन को, परिवहन मंत्री को तत्कालीन और उस मौजूदा इस समय के, कि कोरोना काल वाला खासकर जो जिसमें जो रोडवेज कर्मचारी जो उसमें जान गंवा दिए, उनके मृतक आश्रितों को अविलंब जो है उस तरीके से जो भी सेवा उसमें आते हैं, सिस्टम में आते हैं, उनको तुरंत उसमें जो है भर्ती करके उनके जीविकोपार्जन की व्यवस्था की जाए। नहीं, इसमें कहीं ऐसा खेल तो नहीं है कि भर्ती एजेंसियां बनाई जा रही हैं? लगभग यूपी में यही खेल चल रहा है, कहीं भी अस्थायी नौकरी नहीं मिले, सब संविदा कर्मी होते हैं। तो कहीं ये खेल तो नहीं है कि भर्ती के लिए एजेंसी नियुक्त करो, संविदा रख लो? चूँकि ये मृतक आश्रित हैं, अगर इनको रखेंगे तो बवाले जान साबित हो सकते हैं, इनको पूरा परमानेंट करना पड़ेगा। क्या ऐसा आपको लगता है कोई ऐसा भी खेल है? नहीं, जैसे अब आपने कहा कि ये तमाम परिवहन निगम के यूनियन के कर्मचारी नेता भी बताते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जो जुड़े जानकार बताते हैं कि हाँ, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को लेकर जिस तरीके से केंद्रीय परिवहन मंत्रालय और केंद्र के जो गाइडलाइन की, इस परिवहन व्यवस्था को सीधे तौर पर धीरे धीरे एक तरीके से प्राइवेटाइज का सिस्टम कर दिया जाए और ऐसे चैन ला दिया जाए कि बस सरकार एक नियामक संस्था की भूमिका में हो या उसकी संबंधित अधिकारी एजेंसी जो IAS PCS की जो अपनी एक लॉबी है वो उसको देखती रहे, करती रहे, बाकी सारी हम हेडेक क्यों लें? तो सवाल ये है कि सरकार, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो होती है, जो सरकार चुनी जाती है, उसका सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि सिद्धांत यही होता है कि घाटे फायदे की जो एक व्यवस्था उससे अलग होते हुए जो सबसे बड़ी बात होती है कि पब्लिक इंटरेस्ट, कि पब्लिक का इंटरेस्ट क्या है और ज़रूरत क्या है। तो सरकार, लोक कल्याणकारी सरकार की जो स्थापना होती है हमारे संविधान के तहत, वो इसी तर्ज पर होती है, उसमें घाटा और फायदा कोई सौदा नहीं होता। तो मुझे लग रहा है कि UPSRTC जो कि अपने जो पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ी जो है ये जो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन माना जाता है, तो ऐसे में ये जो मृतक आश्रितों वाली जो और आगे चुनाव भी आ रहा है। और आपको बता दूं सबसे बड़ी बात जो कहने जा रहा हूं करमवीर जी, कि अभी चुनावी मतलब मुश्किल से मुझे लग रहा है कि एक हफ्ते में ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी और 10-12 दिन में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो ऐसे में अभी से आपको बताऊं कि सरकार को बड़े पैमाने पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के परिवहन आवागमन के लिए यूपी रोडवेज के पास उनको चिट्ठियां लिखनी पड़ती हैं। कई तकरीबन आधा से ज़्यादा जो उनका बसों का बेड़ा है वह चुनावी प्रक्रिया को संचालित करने में लग जाता है। चुनाव कर्मियों, हाँ, मतपेटियों को पहुँचाने, करने, सुरक्षा बल तमाम आवागमन में। तो ऐसे में यूपी रोडवेज की इन बसों का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन ये बड़ा हास्यास्पद और बड़ा ही दुखद स्थिति है कि मृतक आश्रित ऐसे बेचारे जो युवा पड़े हैं, और कह लीजिए कि युवा का भविष्य सड़कों पर इस तरीके से जो है वहाँ पर गुहार कर रहा है, न कोई वहाँ मिलने वाला न कोई जुलने वाला। अभी कुछ लोगों से बात, वहाँ निगम के प्रबंधन से बात की गई तो उनका यही कहना रहा कि हम मीटिंग में हैं, इसमें व्यस्त हैं। तो मीटिंग, सिटिंग और ईटिंग की व्यवस्था से बाहर निकलकर इन युवक युवतियों को, मतलब मोटा ये जो अधिकारी ये इससे भगना चाह रहे हैं, बचना चाह रहे हैं। और नहीं, जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि जो परिवहन निगम मुख्यालय से तो बार बार प्रपोजल दिया जा रहा है, क्योंकि ये कॉरपोरेशन है, जब तक शासन की अनुमति नहीं होगी, स्वीकृति नहीं मिलेगी उस स्तर पर। तो ये सवाल मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सबसे बड़ा ये परिवहन मंत्री और शासन के जो मुखिया होते हैं जो सरकार के, वो प्रमुख सचिव लेवल पर ये बातें रुकी हुई हैं। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे मतलब उनकी भूमिका बहुत बड़ी होनी चाहिए इसमें, कि किस तरीके से वो निर्णय लेते हैं और तमाम वाद संवाद के जरिए किस तरीके से इन मृतक आश्रितों को जो ये बेचारे जो
इस तरीके से कर रहे हैं, जो महिलाएं और जो ये लड़के जो कर रहे हैं, इनकी समस्या का कैसे किस तरीके से समाधान हो, और ताकि आगे चुनाव की प्रक्रिया भी, तो ये बड़ा जो हमने आपसे कहा कि बहुत ही अजीबो गरीब स्थिति लग रही है कि तमाम जगहों पर, जनपदों में, रीजनों में बस की स्टीयरिंग पर चालक तो है लेकिन परिचालक नहीं है। हाँ, तो क्या जब कटेगा नहीं तो बस चलेगी। हाँ, बस चलेगी कैसे? तो यह भी आप सवाल खड़ा हो सकता है आगे, अगर इस पे अगर अभी से निर्णय इन्होंने नहीं लिया तो आगे हो सकता है कि चुनावी प्रक्रिया को संचालित कराने में भी यूपी रोडवेज प्रबंधन को बहुत बड़ा जो है नाको चने चबाने पड़ेंगे। और ऐसे में सरकार फिर उस समय क्या एक्शन लेगी? एक समय ऐसा था कि जब यही भाजपा सरकार कोरोना काल के पहले नहीं थी तमाम, तो बसपा सपा सरकार में लगभग यूपी रोडवेज कारपोरेशन खत्म होने की कगार पर था। लेकिन निश्चित तौर पर कि योगी सरकार ने इसको जो है एक तरीके से जो संजीवनी देने का काम किया, लेकिन अब उसको संभालने वाला प्रशासन, उच्च प्रशासन या उसके परिवहन मंत्री किस तरीके से अपने वाद संवाद के जरिए ऐसी समस्याओं से जो है वो पार पाते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। तो कुल मिला के जैसा आपने सुना, रवि जी ने बताया कि यूपी में लगभग तकरीबन सभी विभागों में मृतक आश्रितों का यही हाल है। वो संघर्ष करते हैं, धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी विज्ञापन देते हैं कि यूपी खुशहाल हो रहा है, खूब रोजगार मिल रहा है, लेकिन अब समझ में नहीं आता, कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं पेपर आउट हो रहा है। लोग पहले बताते थे कि छपरा लीक कर रहा है, हमारा टीन सेट लीक कर रहा है, बोतल पानी की लीक कर रही है, लेकिन अब एक नया युग शुरू हुआ है राम राज्य में कि यहाँ पेपर लीक होता है। और जो मृतक आश्रित हैं वो लीक तो नहीं कर पा रहे हैं बेचारे पद, लेकिन वो बैठ के खाली धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद।